तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, वो ये है कि कैसे हम एसबीआई की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, उसमें थोड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल की है और थोड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पीसी की है और थोड़ी-सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें मिसिंग है। तो कुछ-कुछ जगह पर मुझे वो प्रोसेस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो तब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा था और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये चीज़ कैसे होगी और वो चीज़ कैसे होगी। तो जब-जब मुझे पता चल रहा था कि इस प्रोसेस को ऐसे करना है, तब-तब मैं उस प्रोसेस को कर चुका होता था और मैं उस प्रोसेस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल चुका होता था। तो अब फिर से उस प्रोसेस को कैसे करेंगे? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वो इस वीडियो में मिसिंग हो सकती है। लेकिन उस प्रोसेस में क्या-क्या हुआ था, मैं उसकी आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने ओपन कर लिया है ब्राउज़र को और ब्राउज़र में मैंने टाइप किया है एसबीआई और एसबीआई टाइप करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आ चुका है। यहाँ पर एसबीआई से रिलेटेड बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं क्लिक करने वाला हूँ ऑनलाइन एसबीआई पर। ऑनलाइन एसबीआई वेबसाइट के अंदर मेरे सामने ऐसा इंटरफ़ेस आ चुका है। तो ऊपर है एसबीआई का लोगो, उसके साइड में है स्किप टू मेन कंटेंट, नीचे 3 लाइन्स है और उसके नीचे है इफ शोनेस इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग लॉगिन पेज लोडिंग प्लीज रिफ्रेश द पेज फॉर बेटर एक्सपीरियंस। उसके नीचे ब्लू कलर में है एसबीआई नेवर आस्क फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पिन एंड ओटीपी फ्रॉम कस्टमर्स। एनी सच कॉल कैन बी मेड ओनली बाय अ फ्रॉडस्टर। प्लीज डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जो ब्लू वाला पैराग्राफ है, ये कह रहा है कि एसबीआई आपको आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछता, जैसे कि पिन कोड, ओटीपी हो गया, ऐसे। और अगर ऐसा कुछ कोई पूछ रहा है आपको कॉल करके, तो ये कॉल हो सकता है किसी फ्रॉड ने किया हो। तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर मत कीजिए। तो चलिए मेन प्रोसेस की तरफ पढ़ते हैं। तो नीचे आपको दिख रहा होगा पर्सनल बैंकिंग, उसके नीचे है लॉगिन, उसके नीचे है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन। हमें यही करना है एक्चुअली, मतलब मुझे यही करना है। उसके नीचे है हाउ डू आई, उसके नीचे है कस्टमर केयर, उसके नीचे है लॉक एंड अनलॉक यूज़र। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आ चुका है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन स्लैश एक्टिवेशन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वेबसाइट पर नया था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था। तो इसलिए मुझे जो-जो दिखाई दिया मैंने वैसे-वैसे प्रोसेस करना स्टार्ट कर दी। तो मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ कंटिन्यू टू लॉगिन पर। नीचे है डियर कस्टमर ओटीपी पेस्ट लॉगिन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडेड सिक्योरिटी। उसके नीचे भी कई सारी इन्फॉर्मेशन है, तो जब आप लॉगिन करने आएंगे या फिर रजिस्ट्रेशन करने आएंगे तब आप वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू टू लॉगिन करने के बाद लॉगिन टू ऑनलाइन एसबीआई। तो मैं इस कीबोर्ड को अभी यहाँ से गायब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जो लॉगिन टू ऑनलाइन एसबीआई है, उसके नीचे आप फिर से देख सकते हैं टू क्लियर कैचे प्लीज रिफ्रेश दिस पेज बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F5। तो अभी मैं मोबाइल में हूँ, मतलब ये जो भी प्रोसेस हो रही है वो सारी मोबाइल में कर रहा हूँ मैं। तो मोबाइल में मेरे पास गूगल का कीबोर्ड है, उसमें कंट्रोल प्लस F5 का ऑप्शन नहीं है। तो अगर अभी मेरे मोबाइल में कंप्यूटर का कीबोर्ड इंस्टॉल्ड होता तो मैं ट्राई करके देखता ज़रूर। लेकिन अभी वो कीबोर्ड मैंने इंस्टॉल करके नहीं रखा हुआ है। हाँ, हम मोबाइल में भी कंप्यूटर का कीबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नीचे है यूज़र नेम, उसके नीचे है पासवर्ड और उसके नीचे है एंटर द टेक्स्ट एज़ शोन इन द इमेज। उसके नीचे सिलेक्ट वन ऑफ द कैप्चा ऑप्शंस। तो नीचे 2 कैप्चा ऑप्शंस है, एक है इमेज कैप्चा और दूसरा है ऑडियो कैप्चा। इमेज कैप्चा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें है 4D787। उसके ऊपर से एक रेड कलर की लाइन जा रही है जिससे कि हमें कैप्चा अच्छे से दिखाई ना दे। तो कैप्चा के नीचे है लॉगिन और उसके साइड में है रीसेट और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर स्लैश एक्टिवेट और उसके नीचे है फॉरगॉट यूज़र नेम स्लैश लॉगिन पासवर्ड और उसके नीचे है इनेबल वर्चुअल कीबोर्ड। तो अगर आप वो कीबोर्ड यूज़ नहीं करना चाहते, जो कीबोर्ड आपके पास अभी अवेलेबल है, तो यहाँ से आप इनेबल वर्चुअल कीबोर्ड कर सकते हैं। इनेबल वर्चुअल कीबोर्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने एक वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा, जैसे अभी हम यहाँ पर बनाने वाले हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड।
तो मैं अभी वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं सीधे क्लिक कर दूँगा न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर स्लैश एक्टिवेट पर। तो न्यू यूज़र का इंटरफ़ेस कुछ ऐसा है, न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर स्लैश एक्टिवेट फॉर रिटेल कस्टमर्स ओनली। उसके नीचे एक बॉक्स है जिसके अंदर एक ऑप्शन है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो 2 ऑप्शंस मेरे सामने आ चुके हैं, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन और उसके नीचे है एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम। तो एक्टिवेशन करने के लिए हमारे पास पहले यूज़र नेम होना भी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर न्यू यूज़र है तो मुझे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद का इंटरफेस है यूज़र ड्रिवन रजिस्ट्रेशन, न्यू यूज़र, मैंडेटरी फील्ड्स आर मार्क्ड विद एन एस्टेरिस्क। मतलब ये जो आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये सिंबल जिन-जिन ऑप्शंस के सामने हैं, वो ऑप्शंस आपको फिल करने ही करने हैं। अगर वो ऑप्शंस आप फिल नहीं करेंगे तो आप आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएँगे और आपको उन ऑप्शंस को रियल फिल करना है। आई नो कि आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो नीचे है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर में हमें अकाउंट नंबर डालना होगा एसबीआई का। तो आपके पास जो भी एसबीआई का अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके नीचे है अकाउंट नंबर इज़ अवेलेबल इन योर पासबुक एंड स्लैश और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि हमारा अकाउंट नंबर हमें कहाँ देखने के लिए मिल सकता है। उसके नीचे है सीआईएफ नंबर, तो यहाँ पर हमें सीआईएफ नंबर डालना है और उसके नीचे भी सीआईएफ नंबर इज़ अवेलेबल इन योर पासबुक एंड स्लैश और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये बता रहे हैं फिर से कि सीआईएफ नंबर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, आपके पासबुक में या फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसमें आपको सीआईएफ नंबर मिल जाएगा और अकाउंट नंबर भी। उसके नीचे है ब्रांच कोड, प्लीज़ एंटर 5 डिजिट ब्रांच कोड। तो जो ब्रांच कोड है वो 5 डिजिट का है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 5 डिजिट का ब्रांच कोड एंटर करना होगा। उसके नीचे है कंट्री, तो यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। तो अगर एसबीआई का आपका अकाउंट है तो नॉर्मल सी बात है कि आपका अकाउंट इंडिया में ही है, क्योंकि एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो अगर इंडिया की बैंक है तो वो इंडिया में ही होगी। तो इस पर मुझे किसी को ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। आई नो, क्या पता हो सकता है आपकी जो बैंक है एसबीआई बैंक किसी और कंट्री में हो। तो कंट्री वाले ऑप्शन के नीचे है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर भी डालना है, जो मोबाइल नंबर हमने हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के सामने भी आपको वो सिंबल दिख रहा होगा, मतलब कि हमें मोबाइल नंबर फ़िल करना ही होगा। और यहाँ पर जो हम मोबाइल नंबर फ़िल करने वाले हैं, उस मोबाइल नंबर पर हमारा ओटीपी जाने वाला है और वो ओटीपी भी तभी जाएगा अगर हमारा एसबीआई का अकाउंट इस मोबाइल नंबर के साथ लिंक हो। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। उसके नीचे प्लीज़ एंटर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ बैंक, तो यही है वो जो मैंने अभी कहा। उसके नीचे फैसिलिटी रिक्वायर्ड, जो फैसिलिटी रिक्वायर्ड आपको दिख रहा होगा उसमें मैंने फुल ट्रांजैक्शन राइट्स को सिलेक्ट किया। इसमें आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब उसमें आप ट्रांजैक्शन लिमिट्स को लिमिट कर सकते हैं। आप देख लीजिए आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे, लेकिन मैंने यहाँ पर फुल ट्रांजैक्शन राइट्स कर दिया है। और उसके नीचे है डियर कस्टमर, आफ्टर ऑनबोर्डिंग ऑन एसबीआई ऑनलाइन द क्रिएटेड यूजर आईडी विल बी इनेबल्ड फॉर लॉगिन थ्रू योनो एंड योनो लाइट एज वेल, in addition to SBI Online. By clicking on I agree, you hereby give consent for the same. Please do not share your login credentials with anyone. तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है इस पेज पर। उसके नीचे आपको आई एग्री दिख रहा होगा, उसके साइड में आई डिसएग्री, उसके नीचे है सबमिट। तो मैंने लगभग सारी ही डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है और जितनी भी डिटेल है वो सारी डिटेल हमारे पास होती ही है, और अगर नहीं है तो हमारे पास वो डिटेल होनी तो चाहिए। तो सारी डिटेल्स को अच्छे से फिल करने के बाद गेट ब्रांच नेम में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो जो ब्रांच कोड है उसमें मैंने 3 नंबर्स ऐड किए थे। मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि ब्रांच कोड कैसे, मतलब क्या है? तो अभी तो मैं यहाँ पर जो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैंने नहीं रिकॉर्ड की थी। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी पता है कि ये ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। लेकिन जब मैं ये प्रोसेस कर रहा था तब मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी इस बात की। तो यहाँ पर मैंने 3 नंबर्स ऐड कर दिए थे और उसके बाद मुझे ब्रांच का जो नेम है वो मिल ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स ऐड करने के बाद गेट ब्रांच नेम पर क्लिक कर दिया, क्योंकि जो ब्रांच कोड है वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था इसलिए। तो गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने आ चुका है ब्रांच कोड।
उसके नीचे है लोकेशन। तो यहाँ पर पहले मुझे लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। जब हम सेलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करेंगे तो उस लोकेशन के अंडर मतलब जो लोकेशन हमने सेलेक्ट की है, उस लोकेशन के अंडर जितने भी ब्रांच नेम होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। तो उनमें से हमें सेलेक्ट करना है हमारा अकाउंट मतलब जो हमारे बैंक की ब्रांच है वो। और ब्रांच को सिलेक्ट करते ही नीचे जो ब्रांच कोड आपको दिख रहा होगा वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और ये सारी प्रोसेस करने के बाद हमें क्लिक करना है सबमिट पर। तो जब मैंने ये सारी प्रोसेस की तो जो मेरा ब्रांच कोड था वो ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही मैंने 3 नंबर्स उसके डाल दिए थे। तो उसके पहले के 2 नंबर मुझे और यहाँ पर डालने थे। वो मुझे उसके बाद में समझ आया क्योंकि यहाँ पर जब ब्रांच कोड अपडेट हुआ तब मुझे पता चला कि ये ब्रांच कोड लास्ट के 5 डिजिट्स होते हैं और मैंने यहाँ पर सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स ही डाले थे। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल कर दी और उसके बाद मैंने आई एग्री पर क्लिक कर दिया। और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक कर दिया सबमिट पर। सबमिट करते ही एंटर द वन टाइम पासवर्ड सेंड टू योर मोबाइल नंबर। मैंने पहले ही बोला था कि जो हम मोबाइल नंबर ऐड करेंगे वहाँ पर ओटीपी हमें मिलेगा। तो मेरे उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका था। मैंडेटरी फील्ड्स आर मार्क्ड विथ एन एस्टेरिस्क। तो ये वही सेम ऑप्शन है और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है एंटर द वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का। तो यहाँ पर मुझे ओटीपी ऐड करना है और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे लिखा हुआ है इफ़ यू डिड नॉट रिसीव दी हाई सिक्योरिटी पासवर्ड ऑन एसएमएस यू कैन क्लिक हेयर टू रिसेंड दी ओटीपी। तो अगर आपको ओटीपी नहीं मिला तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आपको ये फिर से दूसरा ओटीपी सेंड कर देंगे। तो मुझे तो पहली बार में ही मिल गया था तो मैंने यहाँ पर ओटीपी एंटर किया और कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। ओटीपी का कंफर्मेशन होते ही यहाँ पर मेरे सामने इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के नीचे 2 ऑप्शंस आ चुके हैं। आई हैव माय एटीएम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट। उसके नीचे है आई डू नॉट हैव माय एटीएम कार्ड एक्टिवेशन बाय ब्रांच ओनली। तो मुझे ब्रांच में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करना था इसलिए मैंने पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। अगर आप ब्रांच में जाकर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ब्रांच में जा सकते हो और नीचे का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ब्रांच में नहीं जाना था तो इसलिए मैंने पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। लेकिन सबमिट करने से पहले नीचे यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। इफ़ यू आर यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स प्लीज मेक श्योर दैट योर एटीएम कार्ड इज एक्टिव एंड इट इज यूज्ड एट लीस्ट वंस इन अ स्टेट बैंक ग्रुप एटीएम। तो ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर एटीएम कार्ड की डिटेल फिल करना चाहते हैं तो आपका जो एटीएम कार्ड है वो आपने कम से कम एक बार यूज़ किया हुआ होना चाहिए, वो भी एसबीआई की एटीएम मशीन में। उसके नीचे है इफ़ यू विश टू रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग थ्रू एटीएम कार्ड kindly ensure that account mapped with your ATM card is operated as a single. The mode of operation should be single in bank's database. तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप एटीएम कार्ड से एक्टिवेशन करना चाहते हैं मतलब एटीएम कार्ड से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो सिंगल अकाउंट होना चाहिए इंडिविजुअल, ना कि आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। तो मुझे तो यही समझ आ रहा है, क्या पता इसका जो मीनिंग है वो कुछ और हो। तो मेरा जो एसबीआई का एटीएम कार्ड है उसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने एसबीआई के एटीएम मशीन में उसको यूज़ किया था एक बार। एक बार नहीं कहूँगा मतलब कई सारी बार यूज़ किया है। तो मुझे पहली वाली प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली और सेकंड वाली प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली क्योंकि जो अकाउंट की डिटेल मैंने फ़िल की है वो अकाउंट भी सिंगल अकाउंट ही है। मतलब वो जॉइंट अकाउंट नहीं है, इंडिविजुअल है। तो इसलिए मैं आई हैव माय एटीएम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विज़िट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं क्लिक कर दूँगा सबमिट पर। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक्टिव कार्ड्स उसके नीचे मेरा जो एटीएम कार्ड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। मतलब जो बैंक अकाउंट की डिटेल मैंने फिल की थी उस बैंक अकाउंट पर जो एटीएम कार्ड है उस एटीएम कार्ड का नंबर यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। नीचे डिस्प्ले नेम में यूज़र का नेम भी आ चुका है मतलब जिसका बैंक अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर आ चुका है और नीचे कार्ड टाइप में आपको दिख रहा होगा एक्टिव। नीचे अदर कार्ड्स का भी ऑप्शन है लेकिन एसबीआई का मेरे पास एक ही कार्ड है तो इसलिए मैं अदर कार्ड्स के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करूँगा। कार्ड नंबर के ऊपर वाइट कलर में यहाँ पर सर्कल आपको दिख रहा होगा ब्लैक बॉर्डर्स के साथ, इसको मुझे सिलेक्ट करना होगा तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद वो जो ब्लैक बॉर्डर्स थी वहाँ पर एक सर्कल क्रिएट हो चुका है ब्लू कलर का और उसके अंडर एक वाइट कलर का सर्कल क्रिएट हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक कर दूंगा कन्फर्म पे।
तो कन्फर्म करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आ चुका है, डेबिट कार्ड वैलिडेशन। उसके नीचे है कार्ड नंबर और कार्ड नंबर के नीचे मेरे कार्ड का नंबर ऑटोमैटिक आ चुका है। उसके नीचे है कार्ड होल्डर नेम। तो इसके पहले का जो इंटरफ़ेस था, उस पर कार्ड होल्डर का नेम आ चुका था। मतलब जो बैंक अकाउंट में हमारा नेम होता है, वही कार्ड होल्डर नेम भी हो सकता है। पर क्या पता कार्ड पर कोई और नाम हो, तो हमारा जो एटीएम कार्ड होता है, उस पर भी हमें एक नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। तो जो नेम हमारे कार्ड पर लिखा हुआ है, एटीएम कार्ड पर, वो नेम हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके नीचे है वैलिड टू और एक्सपायरी डेट। तो हमारे कार्ड पर ही हमें मंथ और ईयर दिख जाते हैं कि हमारा कार्ड जो है वो कब तक वैलिड है, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है। तो यहाँ पर हमें वो डिटेल फिल करनी है और उसके नीचे है पिन। तो यहाँ पर पिन मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या डाला था। मतलब कि पिन का मतलब तो यही होता है कि जब हमने कार्ड को एक्टिव किया था, मतलब जो पिन होता है, पिन नंबर, वो तो वही होता है जब हम हमारे एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करते हैं। तब एक्टिवेट करने के बाद हमें एक पिन जनरेट करना होता है उस कार्ड के लिए। तो वो जो पिन नंबर होता है, वो हमारे हर ट्रांज़ैक्शन को करने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब अगर हम हमारे एटीएम कार्ड को फिर से किसी एटीएम मशीन में ले जाएँ, तो वहाँ पर हमें एक पिन नंबर हर बार डालना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो पिन जनरेट करते हैं, वो पिन नंबर यहाँ पर हमें डालना होगा, मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर वो पिन एक्सेप्ट नहीं हो, तो आप यहाँ पर सीवीवी भी डालकर देख सकते हैं। सीवीवी कार्ड के पीछे ही होता है, आपको पता ही होगा। तो बात ये है कि इस प्रोसेस को मैंने कई दिनों पहले किया था, इसलिए मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या एंटर किया था। मतलब यहाँ पर मैंने एटीएम कार्ड का पिन नंबर एंटर किया था या फिर सीवीवी एंटर किया था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन तो पिन का ही है, तो आप यहाँ पर पहले पिन नंबर ऐड करके देखिए। लेकिन अगर यहाँ पर पिन नंबर एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आप सीवीवी ऐड करके देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन पिन का है, तो यहाँ पर पिन नंबर ही एक्सेप्ट होना चाहिए। बात ये है कि इसके आगे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया था। जैसे मैं ये भूल गया हूँ कि यहाँ पर पिन नंबर एंटर करना है या फिर सीवीवी एंटर करना है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी कंडीशन को थोड़ा समझिए। तो उसके नीचे है सिलेक्ट वन ऑफ द कैप्चा ऑप्शंस। तो उसके नीचे कैप्चा ऑप्शन है, मतलब वहाँ पर दिख रहे होंगे आपको 2 ऑप्शंस, इमेज कैप्चा और ऑडियो कैप्चा। तो यहाँ पर कैप्चा ही आने वाला है और कैप्चा आपको एंटर करने के बाद सबमिट या फिर कंटिन्यू ऐसा कुछ ऑप्शन आ ही जाएगा। क्योंकि इसके आगे की मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या ऑप्शंस सिलेक्ट किए थे। तो इन डिटेल्स को भी आप अच्छे से फिल कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इंटरफ़ेस है, वो ये है। अब मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि उसके बाद का जो इंटरफ़ेस है वो यही है या फिर कोई और इंटरफ़ेस है। क्योंकि जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन किया, तब मैं इस इंटरफ़ेस पे था, तो मुझे लगता है कि यही इंटरफ़ेस होना चाहिए कार्ड की डिटेल को फिल करने के बाद का। तो यहाँ पर है सेट परमानेंट लॉगिन यूज़रनेम एंड पासवर्ड। Kindly enter a login username and password of your choice for your future use in SBI's इंटरनेट बैंकिंग। नीचे सेम ऑप्शन है मैंडेटरी फील्ड्स आर वाला और उसके नीचे है यूज़र नेम। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी एक यूज़र नेम एंटर करना है, जो आप हर बार इस एसबीआई ऑनलाइन में लॉगिन करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन जो यूज़र नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो यूज़र नेम आपको मिल ही जाए। हो सकता है वो ऑलरेडी किसी ने ले रखा हो। तो आप यूज़र नेम को चेंज कर के भी देख सकते हैं, जब तक आपका यूज़र नेम यहाँ पर दिखाई ना दे कि वो किसी और ने नहीं लिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है केयर यूज़र नेम इज़ केस सेंसिटिव। उसके नीचे है प्लीज़ क्लिक हियर टू गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल्स एंड सेफ एंड सिक्योर यूसेज गाइडलाइंस। तो अभी अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल यहाँ पर होगी। आपको पता ही है कि टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही लंबी-लंबी होती हैं, मतलब उनको पढ़ते-पढ़ते ही आदमी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी। उसके नीचे जो न्यू लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन है, वहाँ पर मैंने एक पासवर्ड एंटर किया और वही पासवर्ड मैंने नीचे भी एंटर किया जहाँ पर कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड है वहाँ पर। तो मेरा जो यूज़र नेम होना चाहिए और जो पासवर्ड होना चाहिए, उसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि कैसा यूज़र नेम होना चाहिए और कैसा पासवर्ड होना चाहिए। योर यूज़र नेम कैन बी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 कैरेक्टर्स एंड कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स ओनली।
तो ये कह रहा है कि हमारा जो यूज़र नेम है वो 20 कैरेक्टर्स से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 20 कैरेक्टर्स के अंडर-अंडर ही होना चाहिए। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमें यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आपका यूज़र नेम जो है उसमें सिर्फ़ अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए या फिर आप अल्फ़ाबेट्स के साथ-साथ कुछ नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। नीचे है प्लीज़ रिमेंबर योर यूज़र नेम एंड नोट दैट योर यूज़र नेम कैन नॉट बी चेंज्ड इन फ्यूचर। Your new username should not be identical to the user ID you received from the branch। आपका जो यूज़र नेम है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होना चाहिए जैसी यूज़र आईडी आपको ब्रांच की तरफ से मिली है। दिस पासवर्ड शुड हैव मोर देन 8 एंड लेस देन 20 कैरेक्टर्स। तो मेरा जो पासवर्ड है मुझे उसमें 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं और 20 कैरेक्टर्स से कम कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं। मतलब कि 8 से 20 कैरेक्टर्स के बीच में पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड शुड कंटेन एट लीस्ट 1 डिजिट। मतलब कि आपका जो पासवर्ड है, उस पासवर्ड में आपको 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर चूज़ कर लेना है या फिर आप ज़्यादा भी नंबर्स चूज़ कर सकते हैं। पर कम से कम एक नंबर तो आपको चूज़ करना ही होगा। 1 अल्फ़ाबेट, कैपिटल ए टू ज़ेड, स्मॉल ए टू ज़ेड। मतलब हमें एक अल्फ़ाबेट भी यूज़ करना होगा या फिर ज़्यादा भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। और जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। एंड वन स्पेशल कैरेक्टर सच एज़, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, उन सिंबल्स में से, उन कैरेक्टर्स में से आपको कोई एक कैरेक्टर यूज़ कर लेना है। प्लीज़ अवॉइड चूज़िंग अ पासवर्ड दैट इज़ जेनेरिक इन नेचर, गेसेबल और इन्फरेबल। तो यहाँ पर ये हमें सावधानी दे रहे हैं कि आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ़ आपको ही पता हो, मतलब कोई और गेस ना कर सके, जिससे कि आपकी प्राइवेसी बरकरार रहे। अवॉइड पासवर्ड फ्रॉम योर पर्सनल डेटा सच नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर एंड कार नंबर। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, उन ऑप्शंस में से कोई आपका पासवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर आप पासवर्ड चूज़ करेंगे, तो इससे आपका पासवर्ड लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू कमिट योर पासवर्ड टू मेमोरी रेदर देन टू राइट इट डाउन समवेयर। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि जो मेरा पासवर्ड है, उसे मुझे याद कर लेना चाहिए किसी जगह पर, लिखने की जगह पर। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स कीप चेंजिंग योर पासवर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो अगर आपको आपकी सिक्योरिटी को बरकरार रखना है, तो आपका जो पासवर्ड है उसको आप चेंज करते रहिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के बाद मैंने जो यूज़र नेम यहाँ पर टाइप किया, वो यूज़र नेम यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कि यूज़र नेम इज़ अवेलेबल। तो हो सकता है कि कई बार जो यूज़र नेम आप सिलेक्ट करें, वो यूज़र नेम यहाँ पर अवेलेबल ना हो। तो आप अपने यूज़र नेम को चेंज कर के देख सकते हैं। और जब आपका यूज़र नेम अवेलेबल हो जाएगा, मतलब अगर किसी और ने आपका यूज़र नेम यूज़ करके ना रखा हो, मतलब जो यूज़र नेम आपको चाहिए, वो यूज़र नेम किसी और ने यूज़ करके नहीं रखा हुआ हो, तो वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और नीचे लिखा हुआ आ जाएगा यूज़र नेम इज़ अवेलेबल। उसके नीचे है प्लीज़ क्लिक हियर टू गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल्स एंड सेफ एंड सिक्योर यूसेज गाइडलाइंस। तो मैं क्लिक हेयर नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट आई एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सेफ एंड सिक्योर यूसेज गाइडलाइंस पर क्लिक करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद न्यू लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड एंटर किया, उस पासवर्ड में मैंने स्टार्टिंग के कुछ अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लिए, उसके बाद के कुछ अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लिए और उसके बाद मैंने सिंबल्स को ऐड किया और उसके बाद मैंने कुछ नंबर्स को ऐड किया। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसा पासवर्ड एंटर किया यहाँ पर। नीचे लिखा हुआ है केयर पासवर्ड इज़ केस सेंसिटिव। और जो पासवर्ड मैंने न्यू लॉगिन पासवर्ड में एंटर किया, उसी पासवर्ड को मैंने कंफर्म लॉगिन पासवर्ड में एंटर कर दिया। तो बेसिकली हमें यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म करना होता है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि हमें पासवर्ड याद तो है, जो पासवर्ड हमने एंटर किया हुआ है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से फिल करने के बाद मैंने क्लिक कर दिया सबमिट पर। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के नीचे लिखा हुआ आ चुका है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। मतलब कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और अभी मैं एसबीआई की ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए मैं क्लोज पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लोज पर क्लिक किया, मैं फिर से यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन पेज पर आ चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करूँगा।
कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने फिर से इंटरफेस आ चुका है, लॉगिन टू ऑनलाइन एसबीआई। और अब मेरे पास यूज़र नेम भी है, पासवर्ड भी है और कैप्चा तो यहाँ पर आता ही रहता है। तो जो यूज़र नेम वहाँ पर मैंने रजिस्टर किया था, यहाँ पर मैं उस यूज़र नेम को ऐड कर देता हूँ और जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था वही पासवर्ड मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। और जो कैप्चा है वो तो हर बार अलग-अलग आता ही रहता है। तो सारी डिटेल्स को अच्छे से फिल करने के बाद मैंने क्लिक कर दिया लॉगिन पर। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है एसबीआई ऑनलाइन, साइड में है लॉगआउट, उसके नीचे लिंक है, उसके नीचे आपको दिख रही होगी डेट 30 जुलाई 2025, टाइम है सुबह के 9:12। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कब किया था। और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि मैंने इस वीडियो को अपलोड कब किया था और उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर वॉइस ओवर कब किया होगा। क्योंकि इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर मैंने वॉइस ओवर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ-साथ नहीं किया था। उसके नीचे है वेलकम और उसके नीचे है बैंक अकाउंट होल्डर का नेम। उसके नीचे है लॉगिन सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके नीचे एंटर वन टाइम पासवर्ड सेंड टू योर मोबाइल फ़ोन। उसके नीचे मैंडेटरी फ़ील्ड्स आ रहे हैं। उसके नीचे है वन टाइम पासवर्ड। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पर क्लिक किया उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पर जो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड किया था रजिस्टर करते वक़्त, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ गया था। उस ओटीपी को मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया और फिर सबमिट कर दिया। और सबमिट करने के बाद भी मेरे सामने एक और इंटरफ़ेस आ चुका है। लास्ट लॉगिन डेट एंड टाइम, तो लास्ट लॉगिन डेट सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। उसके नीचे भी लगभग सेम ही ऑप्शंस है, बस ईमेल आईडी का ऑप्शन एक्स्ट्रा आ चुका है और उसके साइड में है प्लीज़ अपडेट। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी को भी अपडेट कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी को अपडेट नहीं किया था, तो इसलिए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस है यू आर हियर स्लैश माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल स्लैश सेट पासवर्ड। उसके नीचे है सेट प्रोफाइल पासवर्ड। Set your profile password and select a hint question and answer. Ensure that your profile password is different from your login password. तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर हमें एक और पासवर्ड क्रिएट करना है और वो जो पासवर्ड है वो पासवर्ड हमारा लॉगिन पासवर्ड जो है उसके जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो पासवर्ड हमने लॉगिन करने के लिए क्रिएट किया था एग्जैक्ट वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर नहीं करना है, हमें थोड़ा सा डिफरेंट पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा। मतलब कि हमें यहाँ पर दो अलग अलग पासवर्ड चाहिए होंगे। जब हम हमारे अकाउंट को लॉगिन करेंगे ऑनलाइन एसबीआई की वेबसाइट पर तब हमें जो पासवर्ड एंटर करना है वो पासवर्ड होगा लॉगिन पासवर्ड और यहाँ पर जो हमें पासवर्ड क्रिएट करना है वो पासवर्ड होगा प्रोफाइल पासवर्ड। तो अभी जो यहाँ पर हमें प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करना है उस प्रोफाइल पासवर्ड को हमें कहाँ यूज़ करना होगा वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो मैंडेटरी फील्ड्स वो तो सेम ही है। एंटर प्रोफाइल पासवर्ड। तो जिस तरीके से मैंने लॉगिन पासवर्ड को जनरेट किया था मैं यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड भी उसी तरीके से जनरेट करूँगा, बस प्रोफाइल पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड से थोड़ा डिफरेंट होगा। मतलब कि मैं इस पासवर्ड में भी यूज़ करने वाला हूँ कुछ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और कुछ सिंबल्स और कुछ नंबर्स। तो पहले है एंटर प्रोफाइल पासवर्ड, उसके बाद है कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल पासवर्ड होगा वही सेम पासवर्ड कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड में भी ऐड करना होगा। उसके नीचे हिंट क्वेश्चन है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें एसबीआई की तरफ से ही बने बनाए कुछ हिंट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो उन क्वेश्चंस में से हम किसी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन के लिए हमें हिंट आंसर में एक आंसर टाइप करना होगा। मतलब कि हमें उस हिंट क्वेश्चन के लिए एक हिंट यहाँ पर टाइप कर देनी है। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके नीचे है प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आप जहाँ पर पैदा हुए थे उस जगह का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और उसके बाद हमें कर देना होगा सबमिट पर क्लिक। तो मैंने ऐसा ही किया, एक पासवर्ड क्रिएट किया, उसी पासवर्ड को मैंने कंफर्म किया और ये पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड से थोड़ा-सा डिफरेंट पासवर्ड था। एक हिंट के लिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया, उसके लिए मैंने एक हिंट का आंसर दिया मतलब हिंट टाइप की और उसके नीचे मैंने प्लेस ऑफ बर्थ लिख दिया और फिर मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। और सबमिट करते ही मेरे सामने एक नया इंटरफ़ेस ओपन हो चुका है और ऊपर की जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम ही है। लेकिन जहाँ पर सेट पासवर्ड है उसके नीचे की चीज़ें थोड़ी बदल गई है। मतलब कि हमारा जो पासवर्ड है वो सेट हो चुका है।
क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली ऑन 30 जुलाई 2025 सुबह के 9:16 पर। You can now upgrade to transaction rights for your accounts. Do you wish to avail transaction rights? तो यहाँ पर हम स्किप भी कर सकते हैं या फिर प्रोसीड कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन राइट्स जो है वो वही है, आपको याद ही होगा कि मैंने ट्रांजैक्शन राइट्स फुल ट्रांजैक्शन राइट्स कर दिया था। वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को लिमिट भी कर सकते हैं। तो ये वही वाला ऑप्शन है। तो मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर प्रोसीड कर दिया था। तो प्रोसीड करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। यू आर हेयर स्लैश रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज स्लैश अपग्रेड स्लैश डाउनग्रेड एक्सेस लेवल। तो यहाँ से हमारा एक्सेस लेवल जो है उसे हम अपग्रेड भी कर सकते हैं और डाउनग्रेड भी। तो अपग्रेड एक्सेस लेवल का कलर आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा और डाउनग्रेड एक्सेस लेवल का कलर थोड़ा सा लाइट। अपग्रेड एक्सेस लेवल नीचे है सेलेक्ट द अकाउंट नंबर इन विच यू वांट टू अपग्रेड द एक्सेस लेवल। अकाउंट नंबर ऑलरेडी यहाँ पर है और करंट एक्सेस लेवल भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्यू ओनली। और नीचे है ऑप्शन अपग्रेड एक्सेस लेवल 2। तो पहले हमें अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करते ही ये जो सर्कल है वो ब्लू हो जाएगा और फिर मैं सेलेक्ट करूंगा सेलेक्ट एक्सेस लेवल को। सेलेक्ट एक्सेस लेवल को सिलेक्ट करते ही मेरे सामने दो ऑप्शंस आ चुके हैं, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स और नीचे है फुल ट्रांजैक्शन राइट्स। तो ये वही ऑप्शन है जो हमने पहले ही सिलेक्ट किया था, फुल ट्रांजैक्शन राइट्स, आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से फुल ट्रांजैक्शन राइट्स को ही सिलेक्ट करना चाहूँगा। तो फुल ट्रांजैक्शन राइट्स को सिलेक्ट करके मैं इसे सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद फिर से हमारे सामने वही इंटरफेस ओपन हो चुका है, लेकिन नीचे है हाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पासवर्ड, एंटर द वन टाइम पासवर्ड सेंड टू योर मोबाइल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्रांजैक्शन लिमिट्स को अपग्रेड करते हैं या फिर डाउनग्रेड करते हैं, तब भी हमें यहाँ पर ओटीपी को ऐड करना होगा। और ओटीपी को कंफर्म करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है योर रिक्वेस्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ राइट्स फॉर द अकाउंट सिलेक्टेड बाय यू हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड इट may टेक 24 आवर्स टू एक्टिवेट दिस सेम इन आवर रिकॉर्ड्स। तो इनका कहना है कि आपके जो अपग्रेडेशन राइट्स है वो यहाँ पर तो अपग्रेड हो चुके हैं, मतलब कि आपकी तरफ से अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में इसे अपग्रेड होने के लिए 24 घंटे तक लग सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे लग ही जाए, कभी-कभी ये अपग्रेडेशन जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, अपग्रेड एक्सेस लेवल और डाउनग्रेड एक्सेस लेवल। तो अगर आपके एक्सेस लेवल डाउनग्रेड है, मतलब लिमिटेड एक्सेस लेवल है, तब आप अपग्रेड एक्सेस लेवल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके एक्सेस लेवल पहले से ही अपग्रेडेड है, मतलब फुल ट्रांजैक्शन लिमिट है और आपको उस ट्रांजैक्शन को लिमिटेड करना है, तो आप यहाँ पर डाउनग्रेड एक्सेस लेवल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो फुल ट्रांजैक्शन राइट्स है उसे आप लिमिट कर सकें। तो मैं यहाँ पर तो अपग्रेड ही रहने दूंगा एक्सेस लेवल को, मतलब कि मैं फुल ट्रांजैक्शन राइट्स को ही रहने देना चाहूँगा। तो इन सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के बाद मैंने इस पेज को डेस्कटॉप साइट कर दिया। तो डेस्कटॉप साइट करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। डू नॉट डबल क्लिक और प्रेस द बैक फॉरवर्ड और रिफ्रेश बटन इन द ब्राउजर टैब। योर इंटरनेट बैंकिंग सेशन इज closed due to one of the above action. Please remember to use the top and left navigation link to navigate within the site. Please click here to log in again. ओके, तो ये मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैं ऐसा पढ़ रहा था। तो ये पढ़ने के बाद मैंने होम के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। होम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। ये वही सेम इंटरफेस है जब मैंने एसबीआई ऑनलाइन वेबसाइट जो है उसको ओपन किया था। लेकिन अभी ये जो साइट है इसको मैंने डेस्कटॉप साइट कर दिया है, इसलिए ये इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि अब हम ऑनलाइन एसबीआई ये जो वेबसाइट है इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं और इसके अंदर हम अपने ट्रांजैक्शन राइट्स और जो कुछ भी ऑप्शंस है आपको चेंज करने होंगे या फिर नहीं भी चेंज करने हो तो उन ऑप्शंस को हम चेंज भी कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर दो अलग अलग पासवर्ड्स क्रिएट किए हुए थे, आपको पता ही है। तो जो हमारी लॉगिन प्रोसेस है, मतलब अगर हमें यहाँ पर लॉगिन करना है तो हमें यहाँ पर जो पासवर्ड एंटर करना है वो पासवर्ड होगा हमारा लॉगिन वाला पासवर्ड।
तो मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर अब मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू टू लॉगिन पर। कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर डिटेल फिल कर दी लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पर ओटीपी मैंने फिल कर दिया है और जैसे ही मैंने ओटीपी को सबमिट किया, मेरे सामने ऐसा इंटरफ़ेस ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं उन चीज़ों को कर सकता हूँ, जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।